तो टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर, जिसमें पार्ट वन ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। पार्ट टू ए है, वीडियो है। होपफुली पार्ट वन आपने देख लिया है। एक कुछ डिटेल मेरे बारे में अगर आपको नहीं मालूम, पॉज करके पढ़ सकते हो। एवरीबडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए यू हैव टू मार्क फ्रॉम 1 to 18 इन योर कॉपी। साथ में ध्यान रहे क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको क्लियर होगा कि ये दोनों कैसे डेवलप करना है। सो एवरीबडी, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू दी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू दी फार्मर। क्या क्या होता है ना, क्या क्या एमएसपी प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इन दोनों को मिलाकर है ना क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। बोलो क्लियर है क्या, ध्यान में रहेगा? ओके, तो ऑप्शन इसका सी हो गया। ध्यान से देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू दी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट। क्या क्या? पहला तो एमएसपी हो गया, दूसरा उसको प्रोक्योरमेंट करने का जो चार्ज है ना, और साथ में अच्छा, प्रोक्योरमेंट में क्या क्या आ जाता है, स्टेचुअरी टैक्सेस, लेबर कॉस्ट, मंडी फीस एंड सो ऑन। और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूडिंग फ्राइट, स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ मिला के जो प्राइस पड़ता है ना, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पड़ता है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। बोलो एकदम क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला अमॉन्ग द एग्रीकल्चर कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म ऑफ वैल्यू। वैल्यू के टर्म में सबसे ज्यादा कौन है लास्ट 5 ईयर में? 2019 का क्वेश्चन है। तो एवरीबडी, वो है वेजिटेबल ऑयल का। ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से। क्यों? क्योंकि हम उतना नहीं प्रोड्यूस कर पाते। एकदम सिंपल रहेगा। ओके, अगला, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड लास्ट 5 ईयर में 2019 का क्वेश्चन है। तो 13 से लेकर 18 तक था इंडिया। एवरीबडी, थाईलैंड को छोड़ के पीछे है ना। थाईलैंड पहले नंबर पे था। गलती से चाइना मार्क मत करना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 4 स्टेटमेंट है अबाउट खरीफ क्रॉप इन द लास्ट 5 ईयर। पहला बोला राइस अंडर कल्टीवेशन, सॉरी, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। बिल्कुल सही बात है। आपको एक जेनेरिक वे में भी बता सकते हो कि राइस बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है। अभी ऊपर देखा भी हमने कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं एक्सपोर्टर में, तो इसलिए राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों क्वेश्चन एक ही ईयर में थे, इसलिए आप इससे थोड़ा आइडिया नहीं लगा सकते हो। स्टिल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगला, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड। नहीं बता सकते एवरीबॉडी, है ना, बहुत इफेक्चुअल है। अगला, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। ये हो सकता है, क्यों? रुक जाओ, अभी लॉजिक बताऊंगा, डोंट वरी। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टीडली डिक्रीज। अब ध्यान से समझिएगा, स्टीडली डिक्रीज लास्ट 5 ईयर में। अब मैंने बताया है आपको, स्टीडली कहीं पे भी आ जाए, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हुआ, वहां पे सतर्क हो जाया करो। क्यों? क्योंकि उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होता है। तो हम चौथे को गलत मार्क करके चलेंगे। तो देखो आंसर आ गया हमारा कौन सा, पहला और तीसरा। ठीक है क्या? तो एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर कल्टीवेशन है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। ऐसा क्यों? देख सकते हैं, ये एरिया कल्टीवेशन एकदम ज्यादा था। कितना? 43.19 मिलियन हेक्टेयर। रटने की जरूरत नहीं है ना। एरिया अंडर ऑयल सीड वाज इतना था कंपेयर टू 5.1 मिलियन हेक्टेयर अंडर ज्वार। देख रहे हो, ऑयल सीड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ज्वार, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। तीसरा करेक्ट है और चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन इतना था हेक्टेयर, इतने में इतना हुआ, मतलब घटा बढ़ा, ऐसा नहीं है कि स्टीडली डिक्रीज हुआ। ये देखो, ये खतरनाक क्वेश्चन। खतरनाक क्यों बोल रहा है? देखो ध्यान से। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अभी तो आपको याद हो गया होगा ना, सीसीईए हैज अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके किसके लिए अनाउंस करता है? एरेका नट के लिए पता नहीं, सुना नहीं। बार्ले के लिए करता है, मिलेट के लिए करता है, ग्राउंड नट के लिए करता है, और सिसमम के लिए करता है। टर्मरिक का पता नहीं। कौन कौन सा हुआ? 2, 4, 5, 6। 2, 4, 5, 6 है क्या? बिल्कुल है, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसको एलिमिनेशन भी कर सकते थे कि एरेका नट के लिए अगर आपको मालूम है कि नहीं होगा तो पहला एलिमिनेट करो, आ गया आंसर ऑप्शन बी। बोलो क्लियर है क्या? गुड। इसको ध्यान में रखना आपको। क्यों? क्योंकि जरूरी है पता होना कि किस पे गवर्नमेंट है ना डिक्लेयर करती है। अगला, 2 स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। पहला, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। ऊपर देखो, अभी हमने पढ़ा भी क्या कि एडिबल ऑयल जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है हमारे इन टर्म ऑफ वैल्यू। अगला, द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। ये एवरीबॉडी आई थिंक गलत है। कुछ ना कुछ तो टैक्स लगाएगी, है ना, सच दैट कि लोग जो है बाहर से कम मंगाए और अपने यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो ये गलत है। पहला सही है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। देख लेते हैं।
तो बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, ऑप्शन ए है दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत, जो हमने लॉजिक बताया वही है। ठीक है, आगे देखो। कंसीडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोटेक्शन NPOP इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है एवरीबॉडी, फिगर रहो नॉट, अभी रुक जाओ। लेकिन ये देखो मिनिस्ट्री कौन सा दिया, रूरल डेवलपमेंट, और ये क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोटेक्शन। तो रूरल डेवलपमेंट कहाँ से आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत लग रहा, मैं होता तो गलत मार्क करता। बाकी दूसरा देखते हैं। दी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको एपेडा बोलते हैं, फंक्शन एज दी सेक्रेटरिएट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ NPOP। हो सकता है, नहीं पता, कह नहीं सकते। अगला, सिक्किम हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। ये तो बिल्कुल उस टाइम पे न्यूज पेपर में था, होपफुली आपने भी सुना होगा, है ना। तो सिक्किम जो है हमारे इंडिया का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बना। तीसरा तो पक्का होगा, और पहला तो नहीं हो सकता। तो तीसरा देखो होगा कहाँ पे, BCD हो सकता, पहला नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, और पहला स्टेटमेंट भी नहीं होगा। तो मैं कट करता ऑप्शन डी को, बचा हमारे पास कौन सा, बी और सी। तो देखो सी, तीसरा तो होगा, अब दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो 50-50 हो गया, मैं मार्क करता बी, है ना। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है, बी ही सही है एवरीबॉडी। पहला इनकरेक्ट है, किसके अंडर में है, रूरल डेवलपमेंट के नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में है। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा, पुराना क्वेश्चन है इसलिए उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, फैक्चुअल क्लैरिटी हमारा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या क्या है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, कब, 2015 में, फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। एम टू डेवलप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और लिंक ग्रोथ विद कंज्यूमर थ्रू वैल्यू चेन। और परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY क्या है, पार्ट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट अंडर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू क्लस्टर बेस्ड एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक विलेजेस और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन। साथ में सर्टिफिकेशन सिस्टम क्या है, ध्यान से समझो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो हमारा FSSAI है, regulates organic food in the country and imports. Participate guarantee system certifies chemical free produce for domestic use. National program for organic production NPOP, जो हमारे क्वेश्चन में था, provides third party certification for export purposes. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो एम टू शोकेस एंड सेल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बेनिफिटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्प्लॉयमेंट। PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज की बात करें तो लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू सपोर्ट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स विद टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट फॉर न्यू मार्केट। जीरो बर्डन नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हैं हमारे एफर्ट्स गवर्नमेंट के, किसके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा कि विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर assumes significance, which one of the following fall under the कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, अवॉइडिंग दी मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग दी मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, और ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के में होगा। देखो पर्माकल्चर में तो था, क्योंकि वहां पे हम मोनोकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते थे, हम ना क्या करते थे, डाइवर्सिफिकेशन को प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मोनोकल्चर तो बहुत जगह प्रैक्टिस होता है, और वो एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो पहला तो नहीं होगा, अवॉइड नहीं कर सकते, पहला नहीं। दूसरा, एडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, बिल्कुल सही बात है। अगला, अवॉइडिंग दी कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, कह नहीं सकते। यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, बिल्कुल होगा। तो दूसरा और चौथा तो पक्का होगा एवरीबॉडी। अगला, एडॉप्टिंग स्पेशियल और टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग क्रॉप रोटेशन, ये भी होना ही होना चाहिए। तो दूसरा, चौथा, पांचवा तो होगा। दूसरा, चौथा, पांचवा सी ऑप्शन में है, तो मेरे हिसाब से सी होगा। बी भी हो सकता है, देखते हैं। सी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। बी में क्या था, चौथा, तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्यों नहीं होगा, उसी को हम देख लेते हैं। तीसरा इनकरेक्ट क्यों है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रायोरिटाइज practices to minimize soil disturbance, क्या, minimize soil disturbance, maintain cover or encourage crop rotation. It does not inherently discourage specific crop like plantation. Instead, it promotes sustainable approaches within various crop types including plantation, ensuring soil health और environmental sustainability. Hopefully आपको क्लियर कि तीसरा गलत क्यों है, चौथा पांचवा जेनरिक चीज है, करेक्ट है। आपको बताइए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में सॉइल मैनेजमेंट अप्रोच है दैट प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर।
ये फोकस करता है मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ पे, मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्ट्रप्शन और प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी। साथ में कोर प्रिंसिपल क्या है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का? मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट और सेमी परमानेंट सॉइल कवर, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस थ्रू टिलेज और रेगुलर क्रॉप रोटेशन। साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर्स या कवर क्रॉप्स, साथ में नो बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, इंटीग्रेटेड डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट और कंट्रोल लिमिटेड ह्यूमन मैकेनिकल ट्रैफिक। ये क्या है? रिड्यूसिंग अननेसेसरी ट्रैफिक ऑन एग्रीकल्चर सॉइल हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल कंपेक्शन और डिग्रेडेशन। होपफुली आपको सारे के सारे एम गोल क्लियर होगा किसका? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर? क्या वाटर को बचाने में कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हेल्प कर सकता है? रिड्यूसिंग ऑन जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, रिड्यूस्ड ऑन जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, ठीक है। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेशन द फील्ड, बिल्कुल ठीक है। एवरीबॉडी क्या होता है, जब जिप्सम हम अप्लाई करते हैं ना, तो जो सीपेज ऑफ वाटर है, मतलब कि वाटर का पर्कुलेशन है जो नीचे जाता है वो बढ़ जाता है, समझ रहे हो क्या? वो उसमें हेल्प करता है कौन? जिप्सम। तो इसलिए ये भी क्या करता है? वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है। अगला, अलाउइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, बिल्कुल एवरीबॉडी ये भी ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। वन बाय वन पढ़ते हैं कैसे हुआ। कि टिल फार्मिंग, नो टिलेज फार्मिंग, ऑल्सो नोन एज जीरो टिलेज या फिर डायरेक्ट ड्रिलिंग, इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वेयर क्रॉप या फिर पेस्टर आर ग्रोन फ्रॉम ईयर टू ईयर विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू ए ट्रेडिशनल टिलेज। No-till farming helps increase water infiltration into the soil or retain organic matter, leading to better water efficiency और nutrient cycling। साथ में दूसरा करेक्ट क्यों है बता ही दिया मैंने। जिप्सम हेल्प करता है इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर और ड्रेनेज में। कैसे? इट प्रिवेंट वाटर लॉगिंग और अलाइंग वाटर टू ड्रेन मोर इफेक्टिवली इन द सॉइल। इंप्रूव करता है ड्रेनेज, कंट्रीब्यूट्स टू बेटर वाटर यूज इफिशियंसी फॉर क्रॉप्स। तीसरा करेक्ट है क्यों? क्योंकि अलाइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। दिस प्रैक्टिस हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है इवेपोरेशन को और इंप्रूव करता है वाटर रिटेंशन इन सॉइल। साथ में इनहेंस करता है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट विच बेनिफिट सॉइल स्ट्रक्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। होपफुली तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको बेहतर वे में क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट? क्या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं? पहला, इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी, एकदम ठीक है। इट प्रोवाइड द फार्मर एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस commensurate with the quality of their produce, ये भी बिल्कुल ठीक है। जेनरिक स्टेटमेंट है एवरीबॉडी, ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको मालूम ही है ना, चाहो तो पढ़ सकते हो। नैम जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो जनरली दोनों स्टेटमेंट दिया है ना वही है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला बोला एडवांटेजेस बताने हैं प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन का। रिडक्शन इन वीड, बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन आपको पता है ना। ड्रिप वाइज क्या करते हैं हम, प्लांट को डायरेक्टली है ना पानी या फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ वाटर। तो रिडक्शन इन वीड में हेल्प करता है, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी में करता है और रिडक्शन इन सॉइल इरोजन में भी हेल्प करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रहा पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, तो यही नहीं होगा एवरीबॉडी, है ना, यही गलत होगा मेरे हिसाब से। पहला और तीसरा है, देख लेते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सी ठीक है, पहला और तीसरा है, लेकिन हमारा गलत कौन सा हुआ? दूसरा ना, उसको देखते हैं ध्यान से। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट वाटर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वॉल्स, बता दिया, पाइप्स, ट्यूबिंग और इमिटर्स। दिस प्रैक्टिस हेल्प टू सेव वाटर और फर्टिलाइजर, ठीक है। वाटर लॉगिंग ड्यू टू इरिगेशन इज मेजर कॉज ऑफ सॉइल सैलिनिटी, हेंस इट कांट बी अ एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। है क्या बोला कि पहले तो ये बोला वाटर लॉगिंग को बचाता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली पानी जो है पहुंचाता है कहां तक? प्लांट्स तक। तो वाटर लॉगिंग ड्यू टू इरिगेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल सैलिनिटी, ठीक है। हेंस इट कांट बी एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। एक बार इसको आप देख के बताना क्या कि सॉइल सैलिनिटी को रिड्यूस करता है कि नहीं, क्या ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। देखो अगला है, with reference to initiative for nutritional security through intensive millet promotion, which one of the following statement are correct? क्या बात कर रहा? initiative for nutritional security through intensive millet promotion। पहला, this initiative aims to demonstrate the improved production and post harvest technology and to demonstrate value addition technique in an integrated manner with cluster approach, ठीक है। जनरिक इंफॉर्मेशन देख रहा है, सही होना चाहिए, ठीक है।
पुअर स्मॉल मार्जिनल और ट्राइबल फार्मर है लार्जेस्ट स्टेक इन दिस स्कीम, ठीक है। An important objective of the scheme is to encourage farmers of commercial crop to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical input of nutrients और micro irrigation equipment. So everybody, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया से सारा कुछ चलता रहा, फ्री किट प्रोवाइड करते हैं, आपको मालूम है ना, क्रिटिकल इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेकिन माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड करता। फ्री किट प्रोवाइड तो करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए इनपुट्स होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड करता। तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बहुत ही पुराना है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कब है, 2011 में लॉन्च किया गया था, है ना। दूसरा सही है, तीसरा गलत क्यों है, ध्यान से देख लो। क्या की फीचर ऑफ इन सिंपल, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज गिविंग इनपुट किट्स कंप्राइजिंग यूरिया और पेस्टिसाइड कॉस्टिंग 2000 से 3000 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप, एंड सीड किट comprising hybrid seeds to the farmer. However, there is no provision to provide micro irrigation equipment. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लॉग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब स्टील आप यूज कर रहे हो किसकी जगह पे, वुडन प्लॉग की जगह पे, तो क्या है, तो एक्चुअल में कैपिटल आप आर्गुमेंट कर रहे हो, तो कैपिटल ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो गया, ऑप्शन बी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। फेयर एंड रिम्यूनरेटेड प्राइस एफआरपी ऑफ एग्रीकल्चर, अभी देखा हमने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अभी ऊपर वाले किसी क्वेश्चन में तो देखा, बोलो हाँ ना, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। अगला, इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर दी, तो ये रेगुलेट करता है एपीएमसी, क्या एपीएमसी मार्केट कमेटी जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट जो है, रेगुलेट करता है क्या, मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एपीएमसी जिसको बोलते हैं, एक मार्केटिंग बोर्ड है established by the state government in India to ensure farmers are safeguarded from exploitation by large retailers as well as ensuring the farm to retail price spread does not reach excessively high level, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होना चाहिए। कौन रेगुलेट करता है, एपीएमसी, और ये एपीएमसी को कौन रेगुलेट करता है, स्टेट, थ्रू देयर एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एपीएमआर एक्ट के थ्रू रेगुलेट करता है, कौन, स्टेट, किसको, एपीएमसी को। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। दो स्टेटमेंट बताना है, कौन सी करेक्ट है। पहला, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 1996-7 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंट टू पुअर फार्मर। एक्चुअल में पुअर फार्मर नहीं, सेंटर जो है लोन असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही थी, सेंटर प्रोवाइड कर रही थी स्टेट को, तो ये फार्मर को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। पहला गलत हो जाएगा। एवरीबडी कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जैसे मेरे को ध्यान है। अगला, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इतना इतना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, ये दूसरा सही लग रहा है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है गलत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको बोलते थे सेंट्रल लोन असिस्टेंट टू स्टेट, इसके लिए, स्टेट के लिए, फॉर एक्सेलरेटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन दी कंट्री। कब की बात है, 96-7 की बात है। दूसरा करेक्ट है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 74-75 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इरिगेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट, क्या सीड विलेज कॉन्सेप्ट को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है चारों में से। तो इसका करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी, इन्वॉल्विंग द फार्मर फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाई टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड टू अदर एट द अप्रोप्रिएट टाइम और अफोर्डेबल कॉस्ट। अगर आप इसको नॉमेनकल्चर बेसिस वाले कॉन्सेप्ट से भी करो ना, तो आप कर लोगे सीड विलेज कॉन्सेप्ट का, है ना, नाम से ही लग रहा है इसका काम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट इज टू इन्वॉल्व फार्मर इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन थ्रू ट्रेनिंग, मेकिंग क्वालिटी सीड्स अवेलेबल टू अदर एट द राइट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज क्या है, देख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग सीड प्रोडक्शन इन क्लस्टर एरिया, रिप्लेसिंग लोकल वैरायटी विथ हाई यील्डिंग वैरायटीज, और increasing seed production, meeting local demand with timely supply and reasonable cost, और increasing seed replacement rate। जेनरिक चीजें हैं क्या, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। चार स्टेटमेंट बताना है। बोला, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, पता नहीं, रुक जाओ। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस, ठीक है, किसमें, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट दिस, नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो मेरे को गलत लग रहा, तीसरा गलत होना चाहिए एवरीबॉडी मेरे हिसाब से। द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग, द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा, तो तीसरे को कट किया हमने, तो आंसर आ गया पहला, दूसरा, चौथा, मेरे हिसाब से होना चाहिए। देख सकते हैं, गलत भी हो सकता है एवरीबॉडी, तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्या बोल रहा है,
कि सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव एम एट कल्टिवेटिंग शुगर कैन मेनली बाई चेंजिंग द वे द इनपुट एंड मेथड आर यूज्ड। इट मेजरली इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व करता है? लेस यूज ऑफ सीड्स और लेस यूज ऑफ वाटर, साथ में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर और लैंड। इट एम्स एट रिड्यूसिंग द इनपुट कॉस्ट। In this method, seed cost is very low in this compared to the conventional method of agriculture. Hence पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और कौन सा इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सच एज एनपीके, क्या क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एट द रेट ऑफ 112। अरे पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, है ना, रहने दो। हेंस तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। एक जगह ठीक है, कोई बात नहीं। क्या क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। होपफुली आपको क्लियर है। सो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में बस इतना ही था। होपफुली एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन पढ़ते हैं। आज का लाइन है कि राइज अबव द स्टॉर्म एंड यू विल फाइंड द सनशाइन। इसका मतलब क्या हुआ? अपने दुख दुविधा से बाहर निकलो। जब बैठ कर रो रहे हो आप ना छोटी छोटी चीजों के लिए, उन सबसे आप बाहर निकलोगे तो आपको सनशाइन दिखेगा। क्या दिखेगा? सनशाइन। सनशाइन मतलब समझते हो क्या? होप दिखेगा, बेहतर करने का जज्बा, जोश, जुनून आएगा आपके अंदर। समझ लो कब? जब आप राइज अबव द स्टॉर्म, ये छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठोगे। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा ये चीज। उसके साथ साथ एक पूरा लेक्चर, कहीं पे कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो कमेंट करो ना भाई, है ना, डिस्कस करते हैं अपन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लड़ते रहिए।